तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैक्सवेल के समीकरण। ठीक है, मैक्सवेल के समीकरण कौन कौन से हैं जो कि आपका जैसे कि विद्युत का आपका गॉस का नियम है, चुंबकत्व का गॉस का नियम है और भी जो नियम मैक्सवेल ने दिए उन्हीं सभी नियमों को पढ़ने वाले। ठीक है, देख सकते हो मैक्सवेल की सभी समीकरणों को आज के इस वीडियो पे पढ़ने वाले और इम्पोर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्लास 12 फिजिक्स का जो 8वां चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे शुरू किया था, तो उसी पे आपका मैक्सवेल नामक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के बारे में बताने के लिए उन्होंने अपनी समीकरणों को दिया और उसी के आधार पे आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को बता सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा इसीलिए मैक्सवेल की समीकरणें दी गई। देखो, इसके पहले वाले वीडियो पे हमने आपको विस्थापन धारा के बारे में पढ़ा दिया था और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ा दिया था। ठीक है, उसमें हमने अच्छे से समझा था विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। ठीक है, मैक्सवेल के अनुसार जो मैक्सवेल ने बताया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो क्या होती है। देखो, जब किसी वैद्युत परिपथ में अगर आपका परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन होता है, तो जानते हो क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उससे जो ऊर्जा होती है वो चारों ओर में, चारों दिशाओं में तरंगों के रूप में निकलती है और इन तरंगों को हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये किसने इसके बारे में बताया था, मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने। और इन्हीं तरंगों के अस्तित्व के बारे में बताने के लिए उन्होंने अपनी समीकरणों को दिया, तो उन्हीं समीकरणों को पढ़ना है मस्त तरीके से और ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको आपको तैयार भी करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मस्त तरीके से शुरू करते हैं मैक्सवेल की समीकरण, मैक्सवेल की इक्वेशंस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के आधारभूत नियमों को गणितीय रूप दिया। मतलब जो आपके विद्युत के नियम थे, जैसे हमने वैद्युत वाले में पढ़े थे, जैसे वैद्युत आवेश क्षेत्र और वैद्युत के जितने भी नियम थे और चुंबकत्व के जितने भी नियम थे, उन सबको क्या किया इन्होंने एक गणितीय रूप में उनको दिया। ठीक है, कहा गया ना मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के आधारभूत नियमों को गणितीय रूप दिया, उन्हें क्या किया एक गणितीय रूप में समीकरण के रूप में बताया। ठीक है, और इन्हें मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मैक्सवेल की समीकरणें कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लिखा है इन समीकरणों के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के बारे में बताया। ठीक है, इन समीकरणों के आधार पे जो इन्होंने समीकरण दिए उन्हीं के आधार पे मैक्सवेल ने क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में बताया। ठीक है, हमने इतना तो बताया कि आपका मैक्सवेल के अनुसार जब आपका क्या होता है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, चारों दिशाओं में तरंगों के रूप में निकलती है, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अनुसार मैक्सवेल के समीकरणों के बारे में देखते हैं। तो मैक्सवेल के जो मुख्य समीकरण, जो आपके समीकरण है मैक्सवेल के, उसमें सबसे पहले नंबर समीकरण की बात सबसे पहले करते हैं। पहले समीकरण को मैक्सवेल ने नाम दिया क्या, विद्युत का गॉस का नियम। ठीक है, विद्युत का गॉस का नियम जो आपने पढ़ रखा है उसी को ही इन्होंने बताया, उसी के अनुसार इन्होंने क्या बताया, उसी से इन्होंने बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका विद्युत का गॉस का नियम था, विद्युत का गॉस का नियम आपने पढ़ा है ना, विद्युत का गॉस का नियम जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले पार्ट पे था, कौन सा, कि जो आपका विद्युत फ्लक्स फाई होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है वो आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, फाई बराबर q/ε0। तो वही है यहाँ पे विद्युत का गॉस का नियम। ठीक है, आप फाई की जगह क्या लिख सकते हो, रेखीय समाकलन E वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर q/ε0। ठीक है, तो ये जो आपका गॉस का नियम है यही यहाँ पे मैक्सवेल का प्रथम नियम है, विद्युत का गॉस का नियम इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पे उन्होंने जो मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि ये जो आवेश Q होता है, ये आवेश जो Q होता है इस विद्युत क्षेत्र E में एक स्रोत की तरह कार्य करता है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या होता है, एक स्रोत होता है। तो यहाँ पे हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं विद्युत का गॉस का नियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत का गॉस का नियम है वो यही तो था कि इसके अनुसार, विद्युत के गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है वो क्या होता है, पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फाई E बराबर q/ε0 और फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, रेखीय समाकलन या बंद समाकलन E वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर q/ε0। ये आपने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, यही आपका मैक्सवेल की प्रथम समीकरण
कहलाती है। इसे विद्युत के गॉस के नियम को ही हम लोग मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहते हैं। और इसके अनुसार उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व कैसे बताया, यहाँ पे देखो लिखा गया इस समीकरण में Q जो होता है आवेश Q ये E वेक्टर का स्रोत होता है। इसी टाइप से यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे Q से निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो आपका क्या होता है आवेश होता है, ठीक है। जैसे स्थिर आवेश होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र, और जैसे वो गतिमान आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे ये जो आपका Q आवेश है ये क्या होता है E वेक्टर का स्रोत होता है। तो ये आपकी जो आपका समाकलन E वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, ठीक है। तो बस मस्त तरीके से इसी टाइप से आपको लिखना है, जैसे विद्युत का गॉस का नियम है इसी टाइप से चुंबकत्व का गॉस का नियम है, ठीक है। तो उसे आप देखते हैं मस्त तरीके से, तो इसे नोट कर लो। ये पहला समीकरण है, आपसे ही पूछा जाएगा, जैसे पूछ लेगा मैक्सवेल की समीकरण बताओ तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से पहला समीकरण हो गया। आप देखते हैं दूसरा समीकरण, तो आप लोग इसे नोट कर लो अच्छे से। आप देखते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। अब अगली जो समीकरण है मैक्सवेल की वो कौन सी है, वो है चुंबकत्व का गॉस का नियम। जैसे वैद्युत का गॉस का नियम था वैसे चुंबकत्व का गॉस का नियम, ठीक है। देख सकते हो चुंबकत्व का गॉस का नियम, इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, आपकी बार चुंबक नियम की बात है ना। देखो चुंबकत्व का गॉस का नियम है, उसमें था वैद्युत का गॉस का नियम, तो उसमें वैद्युत फ्लक्स था, इसमें चुंबक है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सदैव शून्य होता है। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, देखो चुंबकीय फ्लक्स इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है φb, चुंबकीय फ्लक्स होता है φb, ठीक है। तो φb जो होता है वो सदैव शून्य होता है, और φb को आप लिख सकते हो, इसमें चुंबक होता है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर, और यहाँ पे अल्प भाग जो होता है वो होता है dl वेक्टर, ठीक है। तो समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर जो होता है 0 होता है, मतलब आप इसे लिख सकते हो आपका जो बंद समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर 0। मतलब मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण ये जो आपका चुंबकत्व का गॉस का नियम है, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। देख सकते हो रेखीय समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसे रेखीय समाकलन बोलो, बंद समाकलन बोलो, या क्लोज इंटीग्रेशन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। रेखीय समाकलन b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर 0, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है, और यह नियम यह बताता है कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब ये 0 ही आ जाता है, चुंबकीय फ्लक्स 0 ही आ जाता है, तो यहाँ से इसीलिए कहा गया कि प्रकृति में स्वतंत्र चुंबकीय द्विध्रुव का कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव नहीं, चुंबकीय ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं। मतलब यहाँ पे ये जो 0 आता है, 0 क्या दिखाता है कि यहाँ पे प्रकृति में जो स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव है इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये चीज इन्होंने किसने बताया, मैक्सवेल ने अपने द्वितीय समीकरण पे, ठीक है। तो ये है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। अब बात करते हैं मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कौन सा है, वो भी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लो। अब तृतीय समीकरण की बात करें, अब इसके बाद जो मैक्सवेल की तीसरी समीकरण है वो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या था, उसमें बताया गया था कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में जो विद्युत वाहक बल E होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब E बराबर माइनस का d∅b/dt होता है। तो वही चीज यहाँ पे तीसरा समीकरण, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम जो है ये मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। कहा गया इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक होता है। मतलब जो विद्युत वाहक बल E होता है वो क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है d∅b, ∅b है फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, उसमें परिवर्तन के लिए d का प्रयोग किया जाएगा, तो d∅b/dt, और ऋणात्मक की बात है इसलिए माइनस, तो E बराबर माइनस d∅b/dt, ठीक है। ये हमने फैराडे के नियम पे अच्छे से पढ़ रखा है, इससे पहले जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर था, ठीक है, उसमें। फिर यहाँ से कहा गया यदि पृष्ठ की सीमा रेखा पर लंबाई के खंड dl वेक्टर की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर हो, ध्यान समझना। कहा गया यदि पृष्ठ की सीमा, जो बंद पृष्ठ होगा उस बंद पृष्ठ की सीमा रेखा पर लंबाई का खंड अगर dl वेक्टर है और उसकी स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, तो आपको विभव का एक सूत्र पता है, V बराबर क्या होता है E × L, ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा है। उसी से अगर विभव की जगह विद्युत वाहक बल रखे तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, E × L, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से लिखा गया, तो विद्युत वाहक बल E बराबर बंद समाकलन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है। देख सकते हो कैसे किया गया,
है यदि पृष्ठ की सीमा रेखा पर लंबाई के खंड डीएल वेक्टर की स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो तो विद्युत वाहक बल, देखो विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, ई बराबर ई इंटू एल, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र एल लंबाई, तो यहाँ पे रेखीय समाकलन के रूप में कैसे लिखेंगे, ई बराबर रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ई की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, देखो हमने इस ई की जगह रखा रेखीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर और इधर की वैल्यू सेम है माइनस का d5/dt। तो यहाँ से आपको क्या दिखा, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, चुंबक, क्योंकि बी लगा, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र था, तो हमने चुंबकीय क्षेत्र से क्या प्राप्त कर लिया, विद्युत क्षेत्र। देखो यहाँ पे फाई बी है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स है ये, तो चुंबकीय फ्लक्स से हमें क्या मिल गया, वैद्युत क्षेत्र ई भी मिल गया। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र अर्थात परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और यही किसका, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है, ये वाला या ये वाला, दोनों को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यही मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैक्सवेल की अवधारणा यही थी कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, वैसे ही वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यही मैक्सवेल ने बताया था। तो ये है मैक्सवेल का तीसरा समीकरण, आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसे भी आप समझ चुके हो। अब चौथा समीकरण देख लेते हैं, वही लास्ट है आपका मैक्सवेल का समीकरण, तो इसे भी नोट कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम की। ठीक है, ये है आपका मैक्सवेल का चौथा समीकरण, एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। ये भी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसके पहले जब हमने एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा था तो उसमें हमें पता चला था जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर होता है उसका रेखीय समाकलन, मतलब बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। रेखीय समाकलन के लिए रेखीय समाकलन बना लो और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसलिए रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है धारा आई के म्यू नॉट गुने के, मतलब म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये आपका था एम्पियर का परिपथी नियम, सबने पढ़ रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, मतलब रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। तो वही आपका एम्पियर का मैक्सवेल परिपथी नियम है। इसमें क्या होगा, देखो मैक्सवेल ने बताया था कि हमारे पास दो धाराएं होती है, एक होती कौन सी धारा, एक होती चालन धारा, एक होती विस्थापन धारा। तो यहाँ पे बस जो आई करंट है इसमें आपकी दो धाराएं होंगी, चालन धारा आईसी और विस्थापन धारा आईडी, बस ये चेंज होगा और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, पढ़ते इसे और अच्छे समझते इसे भी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा है इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल या समाकलन, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। इसमें चालन धारा आपका जो आईसी होती है और विस्थापन धारा जो आईडी होती है इसके योग का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब यहाँ से लिख सकते हो रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई की जगह क्या होगा, चालन धारा आईसी प्लस विस्थापन धारा आईडी। इसे स्मॉल आईडी भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो आईसी प्लस आईडी, ऐसे लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्मॉल आई बनाओ चाहे बड़ा आई बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बस ये समझो चालन धारा आईसी है, यहाँ से लिख सकते हो जहां आईसी को चालन धारा बोलेंगे और आईडी को क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, विस्थापन धारा बोलेंगे। ठीक है, आईसी चालन धारा है और आईडी विस्थापन धारा है। रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। यही एम्पियर का मैक्सवेल परिपथी नियम है या मैक्सवेल का चौथा आपका जो समीकरण है वो है। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसान तरीके से ये भी समझ चुके हो एम्पियर जो मैक्सवेल का चौथा नियम है। ठीक है, तो इस टाइप से यही है सारी मैक्सवेल की समीकरण आपसे पूछी जाए तो आसानी से चारों समीकरणों को लिख सकते हो। पहली समीकरण थी विद्युत का गॉस का नियम, फिर था चुंबकत्व का गॉस का नियम, फिर था फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम और फिर है मैक्सवेल एम्पियर परिपथी नियम। चारों समीकरणों को अच्छे से समझ चुके और अच्छे से पेपर में तो लिख भी देना। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो पे आपको जो मैक्सवेल की समीकरणें थी पूरी समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। ठीक है, बात करें डिस्क्रिप्शन पे देखोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखना केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे फिजिक्स के पहले चैप्टर से सारे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, सारे वीडियो आपके बने हुए हैं अच्छे से, एक एक चैप्टर की मतलब एक एक वीडियो देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक एक पार्ट हमने पढ़ा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से जरूर जाके तैयारी अपनी करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो जरूर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं और इसे नोट कर लो।